गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट विकास पढ़ रहे हैं। विकास के अंतर्गत हमने आय पढ़े कि किस तरीके से किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की व्यक्तियों की आय क्या है और वह आय किसी भी देश के विकास में कितना योगदान रखती है और उसके विभिन्न मापदंड पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक सुविधाएं, यानी किसी भी देश के नागरिकों को एक अच्छे जीवन यापन करने के लिए कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं या सार्वजनिक आवश्यकताएं चाहिए, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देश के नागरिक भौतिक सुविधाएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए अपने आप में पर्याप्त सूचक नहीं है। असल में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है संबंधित वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप में उपलब्ध कराना। अगर बारी बारी से सबको प्राइवेट एक एक करके व्यक्तिगत रूप से सेवा देंगे तो वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। इसीलिए सामूहिक रूप से जो सेवा दी जाती है वो सस्ती पड़ती है और सुलभ रहती है। उदाहरण के लिए किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना ज़्यादा सस्ता है या प्रत्येक घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। जैसे कोई कॉलोनी है और उस कॉलोनी में हर घर के सामने एक गार्ड रखना, ये ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जबकि अगर उस कॉलोनी में 2 गार्ड रख दिए जाए तो जो पूरी कॉलोनी की देखभाल करेंगे। तो ऐसे ही है। तब आप क्या करते हैं कि अगर आपके इलाके अथवा गाँव में आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाता तो क्या आप पढ़ पाओगे? आप तब नहीं पढ़ पाते जब तक आपके माता पिता आपको कहीं और निजी स्कूल में पढ़ाने में सक्षम ना हो। आप इस कारण पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा और स्कूल भी खोलने चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल सके। आज भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बच्चे मुख्य रूप से लड़कियां माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाती क्योंकि समाज और सरकार उनके द्वारा या उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर पाता। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ पे सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है और शिक्षा के जो मौलिक सुविधाएं हैं वो सार्वजनिक रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस प्रकार कुछ अन्य राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS कार्य कर रही है। ऐसे राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से अच्छा होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है ना? विकास की धारणता का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। देखिए, विकास की धारणता का अर्थ क्या है? सतत पोषणीय विकास, यानी जो हम लोग इस अपने लिए वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं वो केवल हमारे लिए ही ना रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह उपलब्ध रहे। जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे गार्जियनों, माता पिता ने हमारे लिए खेत खलिहान घर प्रकृति को सुंदर अच्छा हमारे लिए छोड़ दिया है। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी अपने वंशजों, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। यही होता है सतत पोषणीय विकास। विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया अपने पूर्वजों से या वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि अगली पीढ़ी तक को ही प्राप्त हो। और यही क्या कहलाता है? विकास की धारणता मतलब धारण करना, यानी जो हमको लोगों को इस समय वर्तमान में मिला हुआ है वो अगले बार भी हम लोगों को अगली पीढ़ी में भी अच्छे से मिले। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से कई वैज्ञानिक चेतावनी देते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उससे संसाधन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। मैंने बताया भी था प्रकृति संसाधन विकास और संसाधन के चैप्टर में कि जो संसाधन है, चाहे वो कोयला हो, खनिज हो, आपका डीजल पेट्रोलियम हो या प्राकृतिक गैस हो, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इन्हें बनने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया बहुत धीरे है बच्चों, जबकि इनको प्राप्त करके ये भी तेज समय लगता है, लेकिन इनको खर्च करने की प्रक्रिया यानी उपयोग की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज है।
बहुत गलत तरीके से उपयोग करते हैं। जिस तरीके से हम लोग इसका अंधाधुंध और बिना सोचे समझे और इसके लाभ हानि के बारे में सोचे हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें छोड़ के ही नहीं जा पाएंगे। और ये सारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं, जो जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, वो समाप्त हो जाएंगे। अब आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा नहीं। यदि विकास को धारणीय बनाना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करना होगा कि विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बता दें, भारत में भूमिगत जल, भारत में पहले जो भूमिगत जल का जल स्तर था वो काफ़ी अच्छा था और बड़े अच्छे कम मात्रा में ही हम लोगों को आसानी से जल मिल जाता था। लेकिन आज क्या है, लगभग 60% भूभाग पर हमारे यहाँ जो जल स्तर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और इन 20 सालों में लगभग 4 मीटर अधिक हम लोग की जो जल स्तर है वो ख़त्म हो गया है। इसका कारण यही है कि हम लोग पानी का जो उपयोग है वो क्या है, बिना सोचे समझे अनर्गल बिना मतलब के खर्च करते हैं। भूमिगत जल एक नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वर्षा ऋतु में इसे गड्ढों में इकट्ठा करके इसे वाटर हॉर्स रिसोर्स करके दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इसे बस नालों और समुद्रों में जाने से रोकना है। उसके लिए आपके घरों पे छतों के पाइप से लगा के नीचे ज़मीन तक पहुंचा देना है, जिससे ये जल जो है पुनः ज़मीन के अंदर चले जाएं। इससे फसलें, पौधे की और अन्य चीज़ों की जो सिंचाई का है वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना। फसल और पौधे की तरह जल संसाधन को भी दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, पर यह भी हम संसाधनों को अति उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम भूमिगत जल का बरसात द्वारा हो रही है, बरसात द्वारा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्ति से ज़्यादा इसका उपयोग कर लेते हैं, तो यह मान लीजिए कि तब तक हम इन संसाधनों का अति उपयोग कर रहे होंगे। जो प्रकृति द्वारा पुनः प्रदान किए जा सकते हैं उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। जबकि वे संसाधन जो वर्षों से प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं गैर नवीनीकरण है। इन संसाधनों का पृथ्वी पर एक निश्चित भंडार है, मैंने बताया, और तथा इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस है, ये गैर नवीनीकरण है। लेकिन हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, ये नवीनीकरण है, इसे दोबारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं इनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती। ये स्रोत के भंडार में बढ़ोतरी तो करते हैं, लेकिन समय के साथ शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे जब हम भूमि से कच्चा तेल निकालते हैं, वह गैर नवीनीकरण संसाधन है, परंतु हमें तेल का एक ऐसा स्रोत प्राप्त हो जाता है इसके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं होती है। इसके लिए हर समय खोज होती रहती है। ठीक है ना। एक पर्यावरण में गिरावट और के परिणाम और राज्यों की राष्ट्रीय सीमाओं का ख्याल नहीं रखते, हम लोग ख्याल नहीं रखते। यह एक ऐसा क्षेत्र अथवा देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सभी को भविष्य जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। विकास की धारणता जो है तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का एक नया क्षेत्र है, जिसमें अर्थशास्त्री, दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। देशों और राज्यों की तुलना कुछ चयनित विषय सूचकांक के आधार पर कैसे की जा सकती है। आय को ही आधार मानकर आर्थिक विकास को मापा नहीं जा सकता। इसके भी कुछ दोष हैं। इसलिए विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की धारणता जैसे नए सूचकांकों के प्रयोग करने की आवश्यकता है। कह सकते हैं कि विकास केवल पैसा कमाना ही नहीं है। विकास का मतलब ये है कि आप जो प्राकृतिक संसाधन उपयोग कर रहे हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन
कम करें, गलत तरीके से इसका उपयोग ना करें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसे बचा के रखें। क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं मैंने बताया बच्चों, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, प्राकृतिक गैस हो, कोयला हो या कुछ खनिज पदार्थ हों, इनकी मात्रा जो है वो धरती पर या प्रकृति में बहुत सीमित मात्रा में है। और मैंने बताया आपको, मैं फिर बता रहा हूँ कि जितने भी ये खनिज संसाधन हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं, इनके बनने का जो प्रोसेस है ये कई लाख वर्षों का समय लगता है, लेकिन इनके खर्च करने का समय हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं और बहुत गलत तरीके से ख़त्म करते हैं। इसीलिए अगर सही समय पे हम लोग जागरूक नहीं हुए और तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम ऐसा कुछ अच्छा काम करके नहीं जाएंगे जो पीढ़ी हमको और हमारे द्वारा किए गए कार्यों को याद कर सके। मैं फिर कहता हूँ बच्चों कि जो विकास है, विकास केवल आय से संबंधित नहीं है। विकास का मतलब होता है चौमुखी विकास, यानी शिक्षा में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छी सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग भी स्वास्थ्य से संबंधित कार्य सही होना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण की जो मामला बढ़ रहा है वो सही होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके सही से हो जाती हैं, मनुष्य जो प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर रहा है वो सही तरीके से करने लगे, तब जाके विकास की सही मात्राएं या सही मायने में विकास हो जाता है। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। ये चैप्टर पूरा होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे और हम लोग मंडे, कल तो संडे है, मंडे को हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे।